गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी टाइम्स पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पता है कल हम गवर्नर के बारे में बात कर रहे थे, राज्यपाल के बारे में पढ़ रहे थे। आज उसके आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे राज्यपाल के भाग 2 के अंतर्गत राज्यपाल पार्ट 2 पढ़ेंगे आज हम। कल हमने जाना कि जो हमारे राज्यपाल हैं, जो राज्यों में नियुक्त होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, कैसे उनकी नियुक्ति होती है, कितना उनका वेतन होता है, कितना कार्यकाल होता है, कौन शपथ दिलाता है, क्या योग्यताएं होती हैं। आज उससे आगे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्यों के बारे में। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर। देखिए, जब हम राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स, यानी कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां। कार्यपालिका संबंधी पावर्स। देखिए, जो कार्यपालिका संबंधी पावर्स हैं उसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नियुक्ति संबंधी जो शक्तियां हैं उनकी, यानी वो किस किस की नियुक्ति करते हैं हमारे राज्यपाल, किस किस को अपॉइंट करते हैं। आप सभी को पता है कि हमारे जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का राष्ट्रपति। और जो राज्यपाल हैं वो राज्यों में आकर किस किस की नियुक्ति करते हैं, हम उसको पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे जो राज्यपाल हैं वो नियुक्ति करते हैं मुख्यमंत्री की। किसकी करते हैं? चीफ मिनिस्टर यानी सीएम की। उसके बाद वो नियुक्ति करते हैं मंत्री परिषद की, जो राज्यों में मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर नियुक्ति करते हैं वो राज्य वित्त आयोग की, स्टेट फाइनेंशियल कमीशन, राज्य वित्त आयोग। सीएम की करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की करते हैं, स्टेट फाइनेंस जो कमीशन होता है उसकी करते हैं। उसके अलावा वो करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग की। राज्य में जो लोक सेवा आयोग होता है, यानी स्टेट पब्लिक कमीशन की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? इसकी नियुक्ति भी हमारे राज्यपाल जी ही करते हैं। इसके अलावा और किसकी नियुक्ति करते हैं हमारे राज्यपाल जी? इसके अलावा जो कुलपति होते हैं यूनिवर्सिटियों में, कुलपति यानी कि वाइस चांसलर, जिनको वीसी कहा जाता है, उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं। और देखिए, जो कुलाधिपति हैं, कुलाधिपति खुद होते हैं राज्यपाल। यूनिवर्सिटियों के कौन होते हैं? कुलाधिपति। और वो नियुक्ति किसकी करते हैं? कुलपतियों की नियुक्ति करते हैं। इसके अलावा जो राज्यों में महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति भी करते हैं।
महाधिवक्ता जो सरकार का वकील होता है, इसकी नियुक्ति भी हमारे राज्यपाल महोदय जी करते हैं। इसके अलावा जो चुनाव आयुक्त होते हैं, राज्य चुनाव आयुक्त, उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? उनकी नियुक्ति भी माननीय राज्यपाल जी करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जब राष्ट्रपति हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को चुनते हैं तो वो राज्यपाल से, यानी उस राज्य के राज्यपाल से सलाह लेते हैं, उनकी एडवाइस लेते हैं। तो वो जब जजों को जब चुना जाता है तो उनमें भी अपनी महत्वपूर्ण सलाह देते हैं, जजों से संबंधित। सलाह देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, उनके जजों की भी नियुक्ति करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार विमर्श करने के बाद। तो अधीनस्थ न्यायालयों में जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं? उनकी भी अपॉइंटमेंट हमारे गवर्नर ही करते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं, प्रोटेम स्पीकर, इनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? इनकी नियुक्ति भी हमारे राज्यपाल जी ही करते हैं। देखिए साधारणतः, और इनको फिर ये नियुक्ति करते हैं और इनको शपथ भी दिलाते हैं प्रोटेम स्पीकर को। देखिए आमतौर पर प्रोटेम स्पीकर जो सबसे मोस्ट सीनियर व्यक्ति होता है, सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति होता है, उसको ही हमारे राज्यपाल विधानसभा में नियुक्त करते हैं। और इसके क्या कार्य होते हैं? इसके कार्य होते हैं, जब तक सदन का अध्यक्ष न चुनकर आए तब तक ये सदन की अध्यक्षता करेगा और ये सदस्यों को क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। तो ये होते हैं प्रोटेम स्पीकर के कार्य, जिनको राज्यपाल महोदय नियुक्त करते हैं। आमतौर पर सीनियर को ही करते हैं, मैंने अभी बताया। लेकिन एक बार क्या हुआ था, कर्नाटक राज्य की बात है, वहां पर ऐसा नहीं हुआ कि सबसे सीनियर व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया। तो जो कांग्रेस थी वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई और उसने कहा कि सबसे सीनियर व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया है कर्नाटक विधानसभा में। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सबसे सीनियर व्यक्ति को ही प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाए। तो एक बार कर्नाटक में ऐसा हुआ था, आप इसको ध्यान रखना। अनुभव उसके पास ज़्यादा हो, मान लो आयु भी ज़्यादा हो और अनुभव भी ज़्यादा, फिर उसको बना सकते हैं प्रोटेम स्पीकर। लेकिन आयु के अनुसार नहीं देख सकते। तो ऐसा हुआ था एक बार कर्नाटक में, आप ध्यान रखना। मान लो किसी की आयु कम है और उसको सदन का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो उसको भी प्रोटेम स्पीकर बनाया जा सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये चर्चा की हमने जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उनसे रिलेटेड बात की। उसमें नियुक्तियों के बारे में हमने बात की कि राज्यपाल हैं जो वो किस किस को नियुक्त करते हैं। अब हम बात करेंगे जो विधायी संबंधी शक्तियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। विधायी संबंधी शक्तियां।
दिख तो रहा है ना। विधायी संबंधी शक्तियों के अंतर्गत हम बात करेंगे। देखिए, जो हमारा राज्यपाल होता है वो क्या करता है, वो विधानसभा का सत्र बुलाता है। क्या बुलाता है? सेशन बुलाता है। वो सत्रावसान करता है, यानी सत्रावसान के बारे में पता होगा कि एक स्तर के दो स्तरों के बीच का जो अवकाश होता है वो सत्रावसान करता है। इसके अलावा वो सदन को विघटित अर्थात भंग करता है। ठीक है, तो ये काम करता है हमारा राज्यपाल। देखिए, जो राज्यपाल है वो विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है। क्या होता है? अभिन्न अंग। और राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कोई नियम कानून बनता है। ठीक है, तो इनके हस्ताक्षर बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी बिल को अमलीजामा पहनाने के लिए, उसको पास कराने के लिए, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण अंग होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो अनुच्छेद 333 है, देखिए हमने कल बात की थी आर्टिकल 154 के बारे में, और आर्टिकल 54 किससे संबंधित था? 154 आर्टिकल किससे संबंधित था? वो था कार्यपालिका की जो शक्तियां थी, हमने जो भी पढ़ी थी राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधित, तो वो आर्टिकल 154 के अंतर्गत आती हैं। अनुच्छेद 333 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 33 में लिखा हुआ है कि जो राज्यपाल है वो विधानसभा में, कहाँ पे? विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन व्यक्ति को विधानसभा में मनोनीत करेगा। क्या करेगा? मनोनीत करेगा। मान लो अगर विधानसभा में कोई भी एंग्लो इंडियन चुनकर नहीं आया तो राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है कि वो एक व्यक्ति को विधानसभा में मनोनीत या नॉमिनेट कर सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 171 है, हम इसको फिर भी पढ़ेंगे बाद में जब हम विधान परिषद पढ़ रहे होंगे। जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ पर हम बात करेंगे, जब हम विधान मंडल के अंतर्गत विधान परिषद को पढ़ रहे होंगे तो हम बात करेंगे कि किन किन राज्यों में विधान परिषद हैं। लेकिन अभी हम मोटे तौर पर ध्यान रख लेते हैं कि अनुच्छेद 171 क्या कहता है राज्यपाल के संबंध में। जो विधान परिषद होती है उनमें राज्यपाल 1/6 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। क्या करता है? मनोनीत करता है विधान परिषदों में। और वो व्यक्ति कला से हो सकते हैं, समाज सेवा से हो सकते हैं, विज्ञान से हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी फील्ड हैं, साहित्य से हो सकते हैं, जिनको ये साइंस से हो सकते हैं, मनोनीत करते हैं राज्यपाल महोदय जी। इसको हम विधान परिषद जब पढ़ेंगे काफ़ी अच्छे से विस्तार में बातें करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम इसके नेक्स्ट बात करेंगे तीसरी प्रकार की जो शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां जिनको कहा जाता है, फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियां। देखिए, कोई भी धन विधेयक है और जब वो विधानसभा में रखा जाता है तो सबसे पहले राज्यपाल की अनुमति लेना
बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो धन विधेयक के संबंध में धन विधेयक के संबंध में राज्यपाल की अनुमति लेना, क्या लेना, परमिशन लेना। इसके अलावा आपको पता होगा कि आर्टिकल 267 यानी 267 जो हमारा अनुच्छेद है वो कहता है आकस्मिक निधि, राज्य की जो आकस्मिक निधि होती है उस पर किसका कंट्रोल होता है, उस पर कंट्रोल होता है राज्य के राज्यपाल का। तो जब उस आकस्मिक निधि से धन व्यय करना हो तो राज्यपाल की अनुमति लेना अनिवार्य है। वैसे सब कुछ मंत्रिपरिषद के ही हवाले होता है, लेकिन कहीं ना कहीं नाम ही नहीं का होता है राज्यपाल महोदय का, क्योंकि ये संवैधानिक प्रमुख हैं, आपको पता है। तो जब ये चाहेंगे तब इस निधि से आप धन खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा ये वित्त आयोग का भी गठन कर सकते हैं 243I और 243Y में, जिसका वर्णन दिया हुआ है। और अगर हम बात करें तो लेखों से संबंधित जो कैग इनको रिपोर्ट देते हैं, जो राज्य वित्त आयोग इनको रिपोर्ट देता है और जो राज्य लोक सेवा आयोग इनको रिपोर्ट देता है, उस रिपोर्ट को ले जाकर ये कहाँ रखते हैं, विधान सभा में। लेखों से संबंधित जो रिपोर्टें होती हैं, जो ये अलग अलग व्यक्ति देते हैं, इनको ये अलग अलग संस्थाएं देती हैं, तो ये उनको रखवाकर, उनको लेकर कहाँ रखवाते हैं, विधान सभा में रखवाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो फोर्थ शक्ति की हम बात करेंगे, फोर्थ कार्य की हम बात करेंगे, तो वो है जुडिशियल से संबंधित, यानी न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां, देखिए आपको पता होगा कि अनुच्छेद 161 साफ साफ शब्दों में कहता है कि राज्यपाल को समाधान का अधिकार है। क्या कहता है आर्टिकल 161? राज्यपाल महोदय को समाधान का अधिकार है। और किन विषयों पर है उसको ये अधिकार? उसको केवल जो राज्य सूची के विषय होते हैं, जो स्टेट लिस्ट के जो विषय होते हैं, जो राज्य सूची के विषय हैं, सिर्फ उन पर ही राज्यपाल को माफ़ करने का अधिकार है। देखिए जो हमारे राज्यपाल होते हैं वो मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकते, लेकिन एक बार पुनर्विचार के लिए उसको वापस भेज सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मृत्युदंड दे दिया मान ले किसी व्यक्ति को हमारे हाई कोर्ट ने, तो उसको एक बार पुनर्विचार के लिए न्यायालय में भेज सकते हैं कि महोदय जी एक बार आप फिर विचार कर लीजिए, क्या पता ये व्यक्ति निर्दोष ही हो, तो उसको एक बार ये पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। लेकिन हाँ, मृत्युदंड को बिल्कुल सिरे से आप ये माफ़ नहीं कर सकते, ये पावर इनके पास नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें अन्य जो सजाएं होती हैं, उनमें अन्य सजाओं को ये माफ़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। मान लो किसी को 20 वर्ष की सज़ा सुना दी कि 20 वर्ष की जेल सुना दी, तो उसको कम करके ये 10 वर्ष या 5 वर्ष की कर सकते हैं। इसके अलावा उसका प्रारूप या स्वरूप बदल सकते हैं। ठीक है, मान लो किसी को उम्र कैद की सज़ा सुना दी तो उसको 10 साल, 15 साल या 20 साल में कन्वर्ट कर सकते हैं।
यानी उनका स्वरूप बदल देंगे। इसके अलावा ये पोस्टपोन भी कर सकते हैं, यानी स्थगित भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अधिकार किसके पास हैं? ये अधिकार हमारे गवर्नर के पास, हमारे राज्यपाल जी के पास है। तो ये सभी न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आता है। हमने बात की थी अभी, अधीनस्थ न्यायालयों में जो जज नियुक्त होते हैं वो यही करते हैं, लेकिन किससे विचार विमर्श करके? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से और राज्य लोक सेवा आयोग से पूछ कर ये उनकी नियुक्ति करते हैं, जो हमारे सेशन कोर्ट वगैरह होते हैं उनके जजों की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक होती है स्वविवेक शक्ति, यानी स्वविवेकीय जो पावर होती हैं वो भी किसके पास हैं? वो भी हमारे राज्यपाल जी के पास हैं। देखिए ये क्या होती हैं। मान लो सीएम के ऊपर या चीफ मिनिस्टर के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, तो उस पर जांच की अनुमति कौन देगा? जांच की अनुमति या उस पर कार्यवाही की अनुमति कौन देगा? तो वो राज्यपाल देगा। ठीक है, ये इसके पास स्वविवेक है। इसके अलावा मान लो कोई गठबंधन की सरकार है या कोई बहुमत की सरकार है और किसी कारणवश वो सरकार नहीं चल पाई और वो सरकार बीच में ही टूट गई, चाहे वो गठजोड़ की सरकार थी, चाहे वो किसी की खुद की सरकार थी, मान लो वो ज़्यादा लंबी नहीं चल पाई और टूट गई, तो फिर राज्यपाल महोदय का ये स्वविवेक है कि वो किस दल को दोबारा से सरकार बनाने को आमंत्रित करेंगे। ठीक है, तो ये इनका स्वविवेक कहलाता है, आमंत्रित करेंगे। इसके अलावा मान लो अगर विधानसभा में किसी भी दल को पर्याप्त बहुमत नहीं मिला, तो राज्यपाल के पास ये स्वविवेक है कि वो किसी भी एक दल को सरकार बनाने के लिए प्राथमिकता दे सकते हैं। ठीक है, तो ये भी अधिकार उन्हीं के पास है। ये सभी स्वविवेकीय शक्तियों के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अगर हम बात करना चाहें, मान लो विधानसभा जो होती हैं, विधानसभाओं में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो राज्यपाल को ये अधिकार होता है कि वो उस सरकार को या विधानसभा को भंग कर सकता है, विघटित कर सकता है। तो ये पावर भी किसके पास? हमारे राज्यपाल महोदय जी के पास होती है। इसके अंतर्गत अंतिम बात अगर हम करना चाहें तो वो है वीटो शक्ति से संबंधित। देखिए राज्यपाल को ये पावर होती है कि जब भी कोई बिल उनके पास साइन होने के लिए आता है, कोई विधानसभा ने पास कर दिया, विधान परिषद ने पास कर दिया, हम बात करेंगे कि कुछ राज्यों में विधान परिषदें भी हैं, उनको के पास करने के बाद वो राज्यपाल जी के जब पास आता है तो राज्यपाल उसको अपने पास रख सकते हैं, और अपने पास नहीं अपितु राष्ट्रपति के पास भी भेज सकते हैं कि ये मुझे समझ में नहीं आया, आप ही देखिए इसके ऊपर क्या निर्णय लिया जाए। तो ये पावर किसके पास है? वीटो शक्ति के अंतर्गत राज्यपाल के पास है। किसी भी बिल को अपने पास रख सकते हैं ये। ठीक है, तो ये सभी शक्तियां राज्यपाल के अंतर्गत आती हैं। देखिए जो राज्यपाल हैं वो जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, यानी केंद्र सरकार के एक एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। तो ये बात की आज हमने राज्यपाल की शक्तियाँ एवं उनके कार्यों से संबंधित। तो आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।